नमस्कार। रेडियो चौबेपुर के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम कादीपुर खुर्द गांव में खड़े हैं प्रगतिशील किसान श्री अवधेश दुबे जी के साथ। तो अवधेश दुबे जी इस समय वर्मी कंपोस्ट पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। साथ में इन्होंने अमरूद का एक बगीचा लगा रखा है जो काफ़ी बड़ा है और इन सारे काम को करते हुए भी ये अपने सामाजिक दायित्वों का बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे कि इन सब कार्यों को करने की प्रेरणा इन्हें कहाँ से मिली और किस तरीके से ये बड़ी सुगमता से, बड़ी सरलता से इन सब कामों को अंजाम दे रहे हैं और अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन भी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम एक बार फिर चौबेपुर क्षेत्र के कादीपुर खुर्द गांव के रहने वाले अवधेश दुबे जी के साथ उपस्थित हैं, जो व्यावसायिक स्तर पे अमरूद की खेती कर रहे हैं। तो वो इस बारे में जानकारी देंगे ताकि एक प्रगतिशील सोच बने और भी किसान इससे प्रेरणा लेकर अपनी वार्षिक आय में वृद्धि कर सकें। अवधेश भैया, ये अमरूद की खेती का ख्याल कैसे आया? पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती समय निकाला और लोगों को प्रेरित करने के लिए आप यहाँ आए। इसके लिए मैं आपको प्रणाम और धन्यवाद देता हूँ। शुरू से ही बागवानी करने की इच्छा थी, तो किसान मेले में गया हुआ था, तो वहीं हमको ये प्रेरणा मिली कृषि विभाग से और उद्यान विभाग से। तो हमने करीब 200 पेड़ पहले अमरूद का पेड़ लगाया, जिसमें इलाहाबादी सफ़ेदा और लखनऊ 49 था। और 2 साल के बाद वो फल देने लगा। फिर हमने इसमें थोड़ा और बदलाव किया और इसको सघन विधि किया, हाई डेंसिटी पे फिर हमने इसको लगाया और करीब हमने 1200 पौधे फिर लगाए, जिसमें धवल है, जयश्री है, श्वेता है, ललित है, वीएनआर है, ताइवान पिंक है। तो ये तमाम अमरूद की जो किस्में हैं हमने इसमें लगाया और 3 साल के बाद ये हमको फल देने लगा। और बहुत इसमें खाद और पानी की आवश्यकता भी नहीं है। इसको आप कटाई छटाई अगर इस पर ध्यान देते हैं तो आपको ये हर 6 महीने में पैसे देती है। और जितना पेड़ हमने लगाया है उतने पेड़ में हमको करीब 3 लाख रुपए की आमदनी हो जाती है एक साल में। तो बरसात में तो कीड़े वगैरह पड़ जाने के कारण रेट उतना नहीं मिल पाता है, लेकिन जाड़े में रेट इसका बहुत अच्छा मिलता है। तो कितने क्षेत्रफल में लगा है ये? करीब 2.5 बीघे में लगा है भैया। हाँ, जिसमें अभी हमने नए पौधे का ट्रांसप्लांट हमने किया है, नए पौधे का, जो अभी वो ताइवान पिंक है। उसमें बीज भी कम है और खाने में काफ़ी वो नरम है और मीठापन उसमें ज़्यादा है। लेकिन हमारे इलाहाबादी सफ़ेदा का कोई जोड़ नहीं है। वैसा अमरूद, इलाहाबादी सफ़ेदा ही अमरूदों का जनक है, ऐसा लोगों का मानना और सोचना है कि इलाहाबादी सफ़ेदा ही अमरूदों का जनक है। और इसमें ये चूँकि देसी वैरायटी है, इसमें कोई क्रॉस इसको नहीं किया गया है। यही है इलाहाबादी सफ़ेदा? ये इलाहाबादी सफ़ेदा है, चूँकि ये टूट के फिर दोबारा ये हुआ है। एक बार इसकी हार्वेस्टिंग हो चुकी है, मंडी जा चुका है। तो इलाहाबादी सफ़ेदा क्रॉस ब्रीड नहीं है, मतलब दोगली वैरायटी नहीं है, आप बोल सकते हैं इसको। बाकी भैया आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश में और भी जगह में आप दोगला किसी को बोलेंगे तो वो बुरा मान जाएगा। हमारे यहाँ एक तरह की गाली है। तो हाइब्रिड तो लगाना ही नहीं चाहिए, ना खाना चाहिए, और देसी पे ही फोकस करना चाहिए। तो जो हमारे क्षेत्र का इलाहाबादी सफ़ेदा है, ये बहुत ही शानदार जानदार अमरूद है और ये अमरूदों का जनक है। तो और पौधे न लगा के केवल इलाहाबादी सफ़ेदा लगाएं। और उत्पादन भी बहुत अच्छा है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। इसके डॉक्टर लोग बताते हैं कि इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट गुण होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, इसका और ललित का। ललित तो कौसाम्बी में ज़्यादा लगाया जाता है, उधर तराई बेल्ट है, शायद हम तो गए नहीं हैं, लेकिन हमने सुना है और देखा भी है, मंडी में आता है। वो सेव की तरह उसमें चित्ती दाग पड़ जाते हैं। तो अच्छा, इसमें जो लेटेस्ट डेवलपमेंट होता है, कोई नई किस्म विकसित होती है या सरकार की तरफ से कोई योजना आती है, तो उसके लिए आप अपने को आपको अपडेट कैसे करते हैं? क्या आप रजिस्टर्ड हैं या आप खुद जाके पता लगाते हैं कि सरकार की तरफ से क्या योजना आई है और क्या करना चाहिए? देखिए, सरकार की जो योजना है वो हम लोगों को उद्यान विभाग से मिलती जुलती रहती है। वो हमेशा वहाँ
मीटिंग कराते रहते हैं, बुलाते रहते हैं, सूचना देते रहते हैं, ग्रुप में भी भेजते रहते हैं। अब तो संचार का इतना बढ़िया माध्यम हो गया है मोबाइल कि हर पल की खबर मिलती जुलती रहती है, तो इससे हम लोगों को बड़ा फ़ायदा होता है। और अच्छा, क्या आपके पास क्षेत्र के और लोग भी आते हैं जानकारी लेने? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आते हैं भैया, बहुत सारे लोग आते हैं और मैं उनको जागरूक भी करता हूँ, प्रेरित भी करता हूँ कि ये किसानों के लिए बागवानी बहुत बढ़िया काम है। अगर आप 2 बीघे लगाते हैं, उतने में आप अनाज बेचेंगे तो उतना फ़ायदा नहीं मिल पाएगा आपको, और लेबर चार्ज भी कम है, हार्वेस्टिंग का, कुड़ाई का, खाद का, हर तरह का। तो बहुत अच्छा है। अगर 2 बीघे आप अमरूद लगाते हैं तो आपको और कुछ सोचना नहीं है। अगर कृषि पे आप काम करते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। अमरूद को लगाया जाए और किसानों को बताया जाए, प्रोत्साहित किया जाए, और इसके लिए विभाग भी करता है, उद्यान विभाग करता है, वो मेला लगवाता है, इस पे अनुदान भी देता है। करीब करीब 1 हेक्टेयर पे 3000 महीने की दर से 3 साल 1,08,000 रुपये 3 साल वो केवल पौधों की देख रेख करने के लिए देता है। तो हर तरह से सरकार सपोर्ट कर रही है किसानों को, तो करना चाहिए। इसमें किसानों का फ़ायदा ही है, नुकसान नहीं है। तो आपसे सीख के किसी और ने क्षेत्र में या कहीं दूसरी जगह कुछ ऐसा वेंचर करने की कोशिश की है? हाँ, बहुत सारे लोग किए हैं। और जैसे चोलापुर ब्लॉक में भी एक बड़े पैमाने पे भैया हैं, वो किए हैं, कोहासी में किए हैं, और कुकुढ़ा में किए हैं, मिसिरपुरा में किए हैं, बहुत सारे लोग किए हैं। अच्छा, सिंचाई के लिए मैंने सुना आपने जो है ऑटोमेशन कर रखा है, जी 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 जी। तो उसके बारे में कुछ बताइए। तो क्या आप यहाँ ड्रिप इरिगेशन के जरिए पानी देते हैं या हाँ, दूध जी को? जी जी जी। हम यहाँ चूँकि ये भी उद्यान विभाग का एक प्लान है ड्रिप इरिगेशन, तो हमने यहाँ ड्रिप इरिगेशन लगा रखा है, टपक सिंचाई विधि। और इसके माध्यम से पानी देने पे क्या है कि पानी बर्बाद नहीं होता है और पानी पौधों के जड़ तक पहुँचता है और घास ज़्यादा नहीं उग पाती है। तो ड्रिप पानी देने का एक बहुत बढ़िया मेथड है पौधों के लिए। और हमने ये पूरे पूरे खेत में हमने ड्रिप इरिगेशन लगाया है। कुछ में हमने वो भी लगाया है, गेहूं में मिनी स्प्रिंकलर भी लगाया है हमने। और ये ऑटोमेटिक सिस्टम मशीन में हमने करवा रखा है, ताकि जब पौधे को ज़रूरत पड़ती है तो वो अपना पानी दे लेता है। तो क्या टाइमिंग वगैरह सेट रहती हाँ, है कि? टाइमिंग वगैरह सेट रहती है उसमें। सब कुछ कितना देर चलेगा, कितना लीटर पानी देगा, कितना पौधे को ज़रूरत है, ये सब सारी चीज़ सेट रहती है उसमें। अच्छा, एक चीज़ होती है कि कोई भी अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या कोई भी उद्यम कर रहे हैं, तो उसके साथ जो है पूरी तरीके से आपको संलग्न रहना पड़ता है, अपना पूरा टाइम देना पड़ता है। पार्ट टाइम का काम है। सुबह अगर आप आ गए, 2 घंटा देख रेख कर दिए, लेबर वगैरह है आपके पास, तो बहुत टाइम नहीं देना पड़ता है उसमें। कुछ पौधे को पकड़ के बैठना तो है नहीं, तो इसमें अपना टाइम से खाद दिया, टाइम से पानी दिया, और देख रेख में कहाँ कीड़े लग रहे हैं, कौन सी डाली सूखी है, क्या बीमारी है इसमें पनप रही है, तो बस यही कभी कभी आप देख लेते हैं 1-2 दिन 4 दिन पे, तो भी बड़ी बात है। तो उसमें मतलब कोई इसका दिक्कत मतलब है नहीं आपको अपने सामाजिक दायित्वों के निर्वहन के लिए भी भरपूर टाइम मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल मिल जाता है, बिल्कुल मिल जाता है। हर जगह उपस्थित भी रहते हैं हम। ऐसा नहीं है कि हम केवल खेती में ही है, सामाजिक काम भी करते हैं, लोगों की मदद भी करते हैं, जैसा अपने से बन पड़ता है वो करते हैं। तो बीच में तो अभी BHU के भी कुछ लोग आए हुए थे अपने यहाँ, दूरदर्शन से भी कुछ लोग आए हुए थे, तो आते जाते रहते हैं। लखनऊ से भी एक टीम आई हुई थी, तो आते जाते रहते हैं लोग। अच्छा, इस सिस्टम की थोड़ा प्रक्रिया बताएंगे किस तरीके से, अगर ना चालू हो सके तो वैसे ही बता दें कि किस तरह से इसको काम करता है ये? देखिए, ये बोरवेल है, बोरवेल से ये जॉइंट है, और यहाँ से ये बाईपास है। बाईपास अगर बालू वगैरह निकालना चाहते हैं तो यहाँ से डस्ट वगैरह सब निकल जाता है। यहाँ कितना इसका वो है, कितने प्रेशर पे ये चल रहा है, ये घड़ी लगी हुई है। और यहाँ से फर्टिलाइज़र टैंक है, फर्टिलाइज़र टैंक से इसमें हम खाद अगर डाल देते हैं तो यहाँ से फिर ये करके फिर अंदर जाके यहाँ छन के फिर ये अंडरग्राउंड से ड्रिप में चला जाता है। ड्रिप में जाके हर पौधों के यहाँ ये अपना निकल जाता है। मतलब पानी के साथ साथ खाद की भी सप्लाई हो हाँ, जाती है? ये फर्टिलाइज़र टैंक है हमारा, इससे सप्लाई हो जाती है। तो क्या आप इसको रिमोट से संचालित करते हैं या? मोबाइल से संचालित करते हैं। अच्छा, हाँ, मोबाइल से तो संचालित। उसकी प्रक्रिया क्या है? मोबाइल से ही है। मोबाइल में एक नंबर है, सिम लगा है उसमें। तो अच्छा, इसमें एक सिम लगा हुआ है हाँ, सिस्टम में? उसमें सिम लगा है। हम्म। तो सिम में हम डालते हैं उसको और चलाते हैं, और टाइम फिट है उसका। अच्छा, तो मतलब क्या आप टाइम फिक्स कर देते हैं और आपको अलर्ट मिल जाता है कि टाइम हो गया है, तो चालू करना है तो आप चालू कर देते हैं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। टाइम बिल्कुल इसमें टाइम सेट कर देंगे कि 2 घंटे अगर मोटर चलनी है तो 2 घंटे मोटर चालू रहेगी। 2 घंटे के बाद फिर मोटर अपने आप बंद हो जाएगी। तो आपने डायल किया इसको? मोटर चालू करने के लिए 7, बंद करने के लिए 8 और मोटर की स्थिति जानने के लिए 9 दबाइए। हमने 7 दबाया और मोटर चालू हो गई, और हमने फिर ये 8 दबाया, मोटर बंद हो गई। मोबाइल से मोटर बंद की है।
और स्थिति जानने के लिए 9 दबा देंगे। आपने गलत कमांड दी है। मोबाइल से मोटर बंद की है। अच्छा, चालू रहने पे ही उसकी स्थिति बताएगा। मोटर बंद तो नौ क्या दब- ऐसा भी है कि आपने टाइमिंग सेट कर रखी है? हाँ, कि कभी टाइमर है, इसमें टाइमर है। हम लगाएंगे कि जैसे रोज लगा देंगे कि सुबह 6 बजे चालू हो जाए, तो सुबह 6 बजे चालू हो जाएगा और लगा देंगे कि 12 बजे बंद हो जाए, तो वो 12 बजे बंद हो जाएगा। और मान लीजिए और ये रोज ऐसा रहेगा। इस बीच आप नहीं हैं और कुछ आता है तो क्या आपको मशीन अलर्ट भेजती है? अलर्ट भेजती है हमको कि आपका फेस डाउन हो गया है, एक फेस लाइट नहीं है, आपकी मशीन खराब हो गई है, आप इसको चेक करवाइए। ये सारा अलर्ट हमारे मोबाइल पे आता है। तो इसकी कॉस्ट कितनी आती है लगभग? बहुत कम कास्ट है, बहुत कम कास्ट है। आप इसको 6,000 रुपये में अपडेट करा सकते हैं। नहीं, टोटल ओवरऑल? ओवरऑल तो ये 90% सब्सिडी पे है। अच्छा, 90% गवर्नमेंट सब्सिडी, उद्यान विभाग सब्सिडी देता है 90% छोटे किसानों के लिए। तो 90% आप जमा करिए और आपके यहाँ सारा सिस्टम, वो आपको बाकी कुछ नहीं करना है, सब वही करेंगे जो तो लमसम कितना खर्चा आया इसको इंस्टॉल करने में? अब हमारा तो बहुत कम खर्चा आया। हमको लग रहा है कि 20-20 हज़ार में मेरा वो सारा सेटअप तैयार हो गया। खुदाई का खर्चा हमको देना पड़ता है केवल। खुदाई इसके लिए? हाँ, खुदाई के लिए जो ड्रिप इरिगेशन की हाँ हाँ, जो पाइप वगैरह लाइनें लगी हैं, यहाँ से सारे गेट वाल्व वगैरह लगे हैं। तो ये गेट वाल्व लगे हैं यहाँ से। तो किस तरफ पानी जाना है, किस तरफ बंद करना है, अच्छा, ये सारे गेट वाल्व यहाँ लगे हैं। तो लगभग ऐसे कितने गेट वाल्व लगाए आपने? करीब करीब 6 गेट वाल्व लगाए हमने। अच्छा, हाँ। करीब करीब 6 गेट वाल्व लगाए हमने। अच्छा, ये कुछ और एडिशन करना हो तो उसके हाँ, तो लिए? यहाँ से वाल्व लगा है, ये इसको खोल देंगे वाल्व, तो यहाँ से एडिशन हो जाएगा। तो आप क्षेत्र के किसानों के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं कहूँगा कि किसानों को वरदान मानिए और अभिशाप ना माने, और थोड़ा भी जिसके पास लैंड प्रॉपर्टी है, ज़मीन है उसको, तो आप उस पर काम करिए, वो भी ये मत। ये भविष्य के लिए बड़ा अच्छा है और फिर एक दिन वापसी इसी पे होनी है। आदमी पैसा तो खाएगा नहीं ना, खाएगा तो अनाज खाएगा, फल खाएगा। तो पेड़ तो कोई लगाना नहीं चाह रहा है, लेकिन फल सबको चाहिए और टाइम से चाहिए, तो संभव नहीं हो पाएगा। हमारे आंखों के सामने हज़ारों पेड़ कट गए, हमारे अगल बगल कोई एक भी बंदा ऐसा नहीं मिला जो 150 पेड़ लगाया हो। तो हमको तो बड़ा सुकून मिलता है कि हमने 1200-1500 पौधे लगाए हैं। कुछ हमने 10-20 वैरायटी के आम भी लगाए हैं, कटहल भी लगाए हैं, नींबू भी लगाए हैं, तमाम वैरायटी हमने लगा रखी हैं। और आप ही का भला नहीं होगा, पर्यावरण के लिए भी भला होगा। जो पक्षी हैं जो विलुप्त हो गए थे, गिलहरी हैं, नेवले हैं, ये सब तो बनमुर्गी है, महोफा है, अब आने वाली पीढ़ी इन पक्षियों का नाम नहीं जानेगी। तो इसके लिए अब यही क्या है, ये जनरल नॉलेज बन जाएगा। आप इसको किताबों में पढ़ेंगे, पार्क में जाके देखेंगे, विजिट कराएंगे लोग ले जाके। ये तो हम लोगों की भगवान की देन है और हमारे पूर्वजों का ये एक तरह से कहिए उनका आशीर्वाद है कि हम लोग इसमें हैं। ये बड़ा पुण्य का काम है, इसको करना चाहिए, हर किसान को करना चाहिए। और हमारे पूर्वजों ने कहा भी है कि खेती को सबसे उत्तम माना गया है और नौकरी को सबसे जो है वो खराब माना गया है। लेकिन आज का ऐसा परिवेश हो गया है कि सारे लोग एक नौकरी की तरफ भाग रहे हैं। पैसा कोई नहीं खाएगा साहब, खाएंगे लोग अनाज फल ही खाएंगे। तो ये उनको एक बार मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि फिर से एक बार खेती की तरफ मुड़ें और अच्छा काम करें। इसमें खुद भी स्वस्थ रहें, समाज को भी स्वस्थ रखें, लोगों को भी स्वस्थ रखें, धरती माँ को भी स्वस्थ रखें, और इससे हमारा पर्यावरण भी स्वस्थ रहेगा। इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ। धन्यवाद अवधेश जी। तो फिर अभी कुछ नया प्रयोग करें आप कृषि में तो जरूर अवश्य बताएं ताकि हम अपने दर्शकों तक पहुंचा सकें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी प्रणाम।